यस एवरीवन, पीडियाट्रिक नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग अपन ने स्टार्ट कर ली थी। लास्ट टॉपिक फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर अपन ने माउथ का एग्जामिनेशन देख लिया था, ओरल कैविटी का देख लिया था। आज अपन फिजिकल एग्जामिनेशन को आगे बढ़ाते हुए चालू करेंगे अपन एग्जामिनेशन ऑफ चेस्ट। टॉपिक था अपना मेन, कौन सा टॉपिक था? फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ न्यू बॉर्न। एक न्यू बॉर्न बच्चे के अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे थे अपन, जिसके अंदर अपन ने कल की क्लास के अंदर माउथ का एग्जामिनेशन देख लिया था, नेक का एग्जामिनेशन देख लिया था। माउथ के अंदर अपन ने लिप्स के एग्जामिनेशन के अंदर क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट का एग्जामिनेशन किया था। देन गम्स का किया था, गम्स पिंकिश होने चाहिए थे अपन ने पढ़ा था, मॉइस्ट होने थे अपन ने पढ़ा था। अगर ब्लू है या फिर वह गम अगर ड्राई है तो ड्राई गम्स इंडिकेटेड डिहाइड्रेशन एंड ब्लू गम इंडिकेटेड साइनोसिस। ये अपन ने कल की क्लास के अंदर रिवीज किया था। किसी भी तरह का कुछ डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। आज अपन चालू करने वाले हैं स्पीडली थोड़ा एग्जामिनेशन ऑफ चेस्ट। चेस्ट का एग्जामिनेशन आज अपन करेंगे। चेस्ट का एग्जामिनेशन करेंगे, फिजिकली एग्जामिनेशन करेंगे। चेस्ट के अंदर सबसे पहले आप क्या असेस करोगे? तो फर्स्ट असेस करना है कि चेस्ट कैसा है, फ्लैट है या राउंड है। तो आम तौर पे न्यू बॉर्न बच्चों के अंदर राउंड चेस्ट होता है। चेस्ट कैसा होता है आपका? राउंड होता है न्यू बॉर्न के बेबी के अंदर। क्यों राउंड होता है यहाँ पर? क्योंकि इसका एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड ट्रांसवर्स डायामीटर सेम होता है। एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड ट्रांसवर्स डायामीटर सेम होता है, जिस वजह से न्यू बॉर्न का चेस्ट आपको राउंड देखने को मिलता है। पहली बात आपको यहाँ पर असेस करनी है। अगर आप यही चीज़ एडल्ट के अंदर असेस करोगे तो वहाँ पर चेस्ट कैसा देखने को मिलेगा? आपको फ्लैट देखने को मिलने वाला है। क्यों फ्लैट देखने को मिलने वाला है? क्योंकि आपका एंटीरियर, पोस्टीरियर डायामीटर कम होता है। एंटीरियर, पोस्टीरियर डायामीटर आपका कम देखने को मिलता है। जो ट्रांसवर्स डायामीटर है, वो आपका ज़्यादा देखने को मिलता है। ट्रांसवर्स डायामीटर आपका ज़्यादा देखने को मिलता है। इस वजह से आपका एडल्ट के अंदर आपका चेस्ट कैसा रहेगा? फ्लैट देखने को मिलेगा। पहला असेसमेंट आपने यहाँ पे यह कर लिया। सेकंड असेसमेंट आप क्या करोगे? यहाँ पर आपको देखना है किसी भी तरह का फ्रैक्चर तो नहीं है। क्या असेस करना है आपको? नेक्स्ट फ्रैक्चर। असेस फ्रैक्चर। यहाँ पर फ्रैक्चर को असेस क्यों करना है? कौन से फ्रैक्चर को असेस करना है? मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर कौन सा होता है न्यू बॉर्न के अंदर, यह अपन डील करने वाले हैं। तो फ्रैक्चर के अंदर, फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है? बोन की कंटिन्यूटी का ब्रेक हो जाना। किसी भी तरह की बोन है, उस बोन की कंटिन्यूटी का ब्रेक हो जाना फ्रैक्चर्स कहलाता है। फ्रैक्चर के अंदर अपन देखेंगे, अगर बात करें कि न्यू बॉर्न बेबी के अंदर जो कि डिलीवरी हुई, उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई हो, लेबर के दौरान हुआ हो या वेजाइनल बर्थ हुआ हो, तो मोस्ट कॉमनली उसको कौन सा फ्रैक्चर होता है? एमसीक्यूज बनता है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आया हुआ है। तो आपका क्लेविकल बोन का फ्रैक्चर देखने को मिलता है। क्लेविकल बोन मतलब आपकी ब्यूटी बोन। क्लेविकल बोन को और क्या बोलते हैं अपन? ब्यूटी बोन। जो आपकी जो कॉलर बोन दिख रही है, ब्यूटी बोन दिख रही है, इसको अपन ने क्या बोला? क्लेविकल बोन बोला है। और इसी का ही मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर आपको न्यू बोन के अंदर देखने को मिलता है। क्या रीज़न इसके पीछे कि यह मोस्ट कॉमन पाया जाता है? जब वह वेजाइनली या लेबर के दौरान वो फोर्स से निकलता है बेबी, या फिर जब अपन उसको बाहर से प्रेशराइज करके बाहर से बच्चे को खींच के निकालते हैं, उस टाइम पे आपकी क्लेविकल रप्चर होने के चांसेस, फ्रैक्चर होने के चांसेस आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको यह असेसमेंट करना है। क्लेविकल के बाद सेकंड आपका फ्रैक्चर हो सकती है रिब्स। क्या फ्रैक्चर हो सकती है? दो बोन्स फ्रैक्चर होने के चांसेस है, मोस्ट कॉमनली क्लेविकल एंड सेकंड वन इज रिब्स।
आई बात समझ में। फ्रैक्चर को आपने असेसमेंट कर लिया। फ्रैक्चर असेसमेंट करने के बाद आप नेक्स्ट किसका असेसमेंट करोगे, तो असेस इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन। किसका असेसमेंट करोगे आप, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन। जब इंस्पेक्शन करोगे आप, आपके आइस के द्वारा विजुलाइज करोगे उसको, तब पेशेंट के इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, रिब्स के बीच के अंदर जो स्पेस होता है उसको अपन ने क्या बोला था, इंटरकोस्टल। वो स्पेस को अपन ने इंटरकोस्टल स्पेस बोला था, और यहाँ पर जो मसल्स होती है उसको अपन ने क्या बोला था, इंटरकोस्टल मसल्स बोला था। जो इसके बीच में जो स्किन है, वह स्किन धंस रही है या उभर रही है, ये अपने को असेस करना है। अगर ज़्यादा ही धंस रही है तो यह कंडीशन इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन कहलाता है। और यह किसको इंडिकेट करती है, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन किसको इंडिकेटेड करती है, यह पहली क्लास के अंदर बताया था जब मैंने नॉर्मली रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के कुछ साइन ऑफ कोड बताए थे। वहाँ पर मैंने आपको सिम्टम्स बताया था एक, कि पेशेंट अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का है तो पेशेंट के अंदर इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन होने के चांसेस आपको देखने को मिलने वाले। तो आपने चेस्ट की शेप देख ली, राउंड होना चाहिए, फ्रैक्चर को असेस कर लिया, और इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन है या फिर नहीं है उसका असेसमेंट आपने कर लिया। उसके बाद आपको क्या देखना है, यहाँ पर असेस निप्पल बड। निप्पल बड्स को असेस करना है। निप्पल बड्स प्रेजेंट है, एब्सेंट है, जो निप्पल बड्स की साइज है यह आपको असेस करनी होती है। तो निप्पल बड की साइज की बात करें फर्स्ट, तो नॉर्मली कितनी होनी चाहिए, 5 mm से ज़्यादा। डेट इज़ योर नॉर्मल फाइंडिंग। अगर एक नॉर्मली अपन काउंट करें तो बच्चों के अंदर, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर निप्पल बड्स की साइज क्या होनी चाहिए, तो 5 mm से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपको लेस देन 5 mm दिखने को मिल जाती है, कितना, लेस देन 5 mm अगर निप्पल बड की साइज देखने को मिल जाती है, तो क्या इंडिकेट करती है, यह प्री टर्म बेबी को इंडिकेट करती है। क्या इंडिकेट करती है, प्री टर्म बेबी को इंडिकेट करती है। यह आपने देख लिया, साइज देख ली। साइज देखने के बाद आप उसको विजुअलाइज करोगे या देखोगे कि निप्पल बड एब्सेंस है या फिर प्रेजेंस है। कई बार देखने को मिलता है कि साहब निप्पल बड है ही नहीं, तो निप्पल बड है ही नहीं, इस टर्म को क्या बोलते हैं, तो कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ निप्पल बड्स इज कॉल्ड एथेलिया। क्या बोलते हैं, ATHELIA, एथेलिया। एथेलिया मतलब कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ ओनली निप्पल बड्स। अगर निप्पल बड्स का कंजेनाइटली एब्सेंस होता है, इसको अपन ने क्या बोला था, इसको अपन ने बोला था एथेलिया, ठीक है। और अमेजिया एक टर्म आता है, अमेजिया, और एक टर्म और आता है जिसको अपन ने बोलते हैं एमेस्टिया। क्या बोला गया उसको, एमेस्टिया। 3 तरह के टर्म्स आते हैं। अगर निप्पल बड्स का ही एब्सेंस माना गया है तो इस कंडीशन को अपन ने बोला एथेलिया, ठीक है। अगर वहाँ के टिश्यूज भी एब्सेंट हैं, ठीक है। एमेजिया का मतलब होता है जो ब्रेस्ट के टिश्यूज होते हैं उसका एब्सेंस होना, एब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट टिश्यूज, दैट इज कॉल्ड अमेजिया। अगर निप्पल बड और टिश्यू दोनों ही एब्सेंट है उसको बोलते हैं हम एमेस्टिया। क्या बोलते हैं अपन, एमेस्टिया। तो एब्सेंस ऑफ निप्पल बड एंड टिश्यू, इसको क्या बोला अपन ने, एमेस्टिया। आई बात समझ में। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि चेस्ट के फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर अपने को देखना है उसकी साउंड्स को, किसको असेस करना है, उसके साउंड्स को। तो यहाँ पर साउंड का मतलब क्या होता है,
किसी भी तरह की लंग साउंड, क्या सुननी है अपने को, लंग्स साउंड यहाँ पर आपको सुननी है। तो असेज लंग साउंड या फिर ब्रेथ साउंड, आपको नेक्स्ट असेस किसका करना है, असेज ब्रेथ साउंड। नॉर्मली कितने तरह की ब्रेथ साउंड यहाँ पर आपको सुनाई देने वाली है एक नॉर्मल बच्चे के अंदर और न्यूबॉर्न के अंदर, ठीक है, जो आप सुनते हो, जैसे कि आपने सुना होगा क्रैकल्स, विजिंग साउंड, ग्रंटिंग साउंड, ये सारी की सारी एब नॉर्मल साउंड है, किसी बीमारी को दर्शाती है यह। लेकिन आमतौर पे अगर अपन न्यूबॉर्न के अंदर एक नॉर्मली ब्रेथ साउंड को सुनते हैं तो सिर्फ वो 3 तरह की अपने को साउंड सुनाई देती है। यहाँ पर साउंड सुनाई देने का मतलब क्या होता है, क्यों साउंड सुनाई देती है, ठीक है, क्यों आती है, ये आपका ट्रेकिया है, ब्रोंकस है, ब्रोंकाइस है, एल्वियोलाइज है, ठीक है, ये आपका लंग्स है। अब क्या होता है, एयर का मूवमेंट होता है, एयर अंदर आई, एयर बाहर भी गई, ठीक है। तो एयर का जब मूवमेंट होता है, जब आउट होती है, जब इन होती है, तब किसी न किसी तरह का साउंड प्रोड्यूशन करती है। तो इसी तरह से इसकी लोकेशन के ऊपर अगर ट्रेकिया में देखेंगे, अगर ब्रोंकस में देखेंगे, अगर ब्रोंकाई के अंदर देखेंगे तो इसकी साउंड का अलग अलग नाम दिया जाता है। तो अपने को मेनली 3 तरह की साउंड यहाँ पर हियर होती है। कौन कौन सी, पहली साउंड का नाम है ब्रोंकियल साउंड। कौन सी साउंड, ब्रोंकाइल साउंड, BRONCHIAL, ब्रोंकियल साउंड। ब्रोंकियल साउंड कैसे सुनी जाती है, पहली चीज ये कंफर्म करो, जब अपन फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो अपने को ऑर्गन की साउंड सुनने के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का काम किया जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है स्टेथोस्कोप, ठीक है। इसी स्टेथोस्कोप के द्वारा अपन साउंड सुनेंगे। तो जब ट्रेकिया के ऊपर रखेंगे, जब ट्रेकिया के ऊपर अपन उसका डायफ्राम रखेंगे, बेल्ट रखेंगे, तो अपने को ब्रोंकियल साउंड सुनने मिलने वाली है। तो ब्रोंकियल साउंड कहाँ पर अपने को हियर होगी, तो ओवर ट्रेकिया। किसके ऊपर, ट्रेकिया के ऊपर जो साउंड आती है वो आपकी ब्रोंकियल साउंड होती है। दूसरी साउंड कौन सी होती है, दूसरी साउंड आपको देखने को मिलने वाली है ब्रोंकोवेसिकल साउंड। ब्रोंकोवेसिकल साउंड, ब्रोंकोवेसिकल साउंड कहाँ पर सुनने को मिलने वाली है आपको, उसकी लोकेशन क्या होती है, तो ब्रोंकोवेसिकल आपकी मेन स्ट्रीम ऑफ ब्रोंकाई, ठीक है। ब्रोंकाई की मेन स्ट्रीम पे अगर आप स्टेथोस्कोप रखोगे तो वहां पर आपको सुनाई देगी, ओवर द मेन स्ट्रीम ऑफ ब्रोंकाई, ठीक है। ये आपकी होती है ब्रोंकोवेसिकल साउंड। और तीसरी साउंड आपको यहाँ पर प्रोड्यूस होती है, तीसरी साउंड का नाम होता है वेसिकुलर साउंड। वेसिकुलर साउंड कहाँ पर सुनाई देती है आपको, तो वेसिकल साउंड आपकी या वेसिकुलर साउंड आपकी जो टर्मिनल एल्वियोलाइज होते हैं, ठीक है, एल्वियोलाइज होते हैं, टर्मिनल एल्वियोलाइज के ऊपर ओवर द टर्मिनल एल्वियोलाइज, टर्मिनल एल्वियोलाइज के ऊपर अगर आप स्टेथोस्कोप रखोगे तो आपको वेसिकुलर साउंड नॉर्मली सुनाई देती है, ठीक है। यह होती है 3 तरह की आमतौर पे नॉर्मली लंग साउंड, या फिर इसको अपन बोलते हैं ब्रीथ साउंड। ब्रीथ का मतलब क्या होता है, गैसेस का अंदर आना और गैसेस का बाहर जाना। तो जो गैसेस का मूवमेंट होता है उस बीच में जो साउंड प्रोड्यूस होती है इसी को अपन ब्रीथ साउंड बोलते हैं। 3 तरह की साउंड आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। ब्रेकियल साउंड ट्रेकिया के ऊपर, ठीक है, मतलब इसकी लोकेशन के ऊपर इस साउंड का नाम चेंज कर दिया गया, क्योंकि एयर का मूवमेंट तो सेम एयर रहती है, वही एयर का मूवमेंट अपनी इस ट्रेकिया से लास्ट एल्वियोलाई तक आती है, ठीक है। तो क्या होता है, इसके लोकेशन के ऊपर साउंड अपने को अलग अलग हियर होने दिखने को मिलने वाली है, ठीक है। 3 तरह की साउंड का आपने यहाँ पर एग्जामिनेशन कर लिया। उसके बाद आप किसका एग्जामिनेशन करोगे, ठीक है, ये तो नॉर्मली आपको सुनने को मिलने वाली है। एब नॉर्मली कौन सी साउंड आपको सुनने को मिलने वाली है, एब नॉर्मली अगर आपको ग्रंटिंग साउंड, कौन सी साउंड, ग्रंटिंग साउंड, अगर आपको इन्हीं जगहों पे ग्रंटिंग साउंड देखने को मिलती है तो कैसी साउंड है, एब नॉर्मली साउंड है। और ये ग्रंटिंग साउंड क्या आपका इंडिकेट करेगी, यह रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को इंडिकेट
करने वाली है। आई बात समझ में? 3 तरह की साउंड होती है, ब्रेकियल साउंड, ब्रोंकोवेसिकल साउंड और वेसिकुलर साउंड। ये 3 तरह की साउंड आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। अगर अपन एबनॉर्मल की बात करें तो बच्चों के अंदर एबनॉर्मली कौन सी? ग्रंटिंग साउंड आपको यहाँ पर हियर होने वाली है। यह आपने साउंड का एग्जामिनेशन कर लिया बाय अ स्टेथोस्कोप, बाय अ ऑस्कल्टेशन। ठीक है, उसके बाद अपने को अगले पड़ाव की ओर जाना है। चेस्ट के एग्जामिनेशन करने के बाद अपने को नेक्स्ट किसका एग्जामिनेशन करना पड़ता है? चेस्ट के जस्ट नीचे आता है आपका एब्डोमन। तो किसका एग्जामिनेशन करना है आपको? एब्डोमन का एग्जामिनेशन करना है, एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमन। एब्डोमन, एब्डोमन कैविटी का एग्जामिनेशन करने वाला है। ठीक है, तो एब्डोमन कैविटी के अंदर फर्स्टली इंस्पेक्ट क्या करना आपको? किसी भी तरह का एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट तो नहीं है। एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट अपन जब गैस्ट्रिक सिस्टम की डिसऑर्डर पढ़ेंगे वहाँ पर इसको डिस्क्राइब में पढ़ा दूंगा। अभी नॉर्मल इसका मतलब समझ लो। एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट, एब्डोमन की वॉल के अंदर किसी तरह का डिफेक्ट आ गया, मतलब एब्डोमन के अंदर अपने सारे तरह के कुछ ऑर्गन्स होते हैं, जैसे इंटेस्टाइन हो गई, पेनक्रियाज हो गई, स्प्लीन हो गई, इस तरह के ऑर्गन्स होते हैं। उन ऑर्गन को कवर करके रखती है अपनी एब्डोमन की एक वॉल। ठीक है, तो अब डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? वह वॉल के अंदर किसी भी तरह का डिफेक्ट आ गया है तो जो भी अंदर के ऑर्गन है वो क्या हो जाएंगे? एब्डोमन के थ्रू बाहर निकल के अपने को विजुअलाइज होंगे। इसी बीमारी को बोलते हैं अपन एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट। इसका असेसमेंट अपने को फर्स्टली करना होता है। ठीक है, इसका असेसमेंट करने के बाद आपको क्या करना होता है? असेस अम्बिलिकल कॉर्ड, असेस अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड को भी असेसमेंट करना पड़ता है। न्यूबॉर्न के अंदर कर रहे हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर किसका असेसमेंट करना पड़ता है? तो 2 चीज़ों का अपन मेनली असेसमेंट करते हैं। पहला, नॉर्मली कितनी वेसल्स होती है उसका। सेकेंडरी, किसी तरह का इन्फेक्शन तो नहीं हो गया अम्बिलिकस के अंदर। ठीक है, तो आमतौर पे कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर राज CHO के अंदर पूछा गया था क्वेश्चन कि अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन हाउ मेनी वेसल्स। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है 1 वेन एंड 2 आर्टरीज। कितनी वेन देखने को मिलने वाली है आपको? नॉर्मली एक वेन और 2 आर्टरीज आपको देखने को मिलने वाली है, जो कि राजस्थान CHO के अंदर पूछा गया था। अभी लेटेस्ट एग्जाम जो हुआ था उसके अंदर ये पूरा के पूरा सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर कितना वेसल्स पाई जाती है, या फिर अम्बिलिकल कंटेन हैव हाउ मेनी वेसल्स। तो देयर इज 1 वेन एंड 2 आर्टरीज। इसका असेसमेंट अपने को करना होता है। सेकेंड, अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर किसका असेसमेंट करना अपने को? इन्फेक्शन का। किसका असेसमेंट करना है? इन्फेक्शन का। तो यहाँ पर आप देखने वाले हो इन्फेक्शन का असेसमेंट कैसे करते। तो इन्फेक्शन अगर होता है तो वहाँ पर रेडनेस पाई जाती है, वहाँ पर किसी तरह का डिस्चार्ज होने लगता है। तो अगर किसी तरह का वहाँ पर रेडनेस हो रही है, किसी तरह का डिस्चार्ज हो रहा है, स्वेलन हो गई है, तो वहाँ पर अपने को समझ जाना है कि अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर इन्फेक्शन हो गया है या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड का इन्फ्लामेशन हो गया है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड के इन्फेक्शन को ओम्फेलाइटिस। क्या बोलते हैं अपन? ओम्फेलाइटिस। ठीक है, OMPHOLITIS, ओम्फेलाइटिस। ओम्फेलाइटिस बोलते हैं। ओम्फेलाइटिस का मतलब होता है अम्बिलिकल कॉर्ड का इन्फ्लामेशन। अम्बिलिकल कॉर्ड को अपन और किस नाम से जानते हैं? फ्यूनिस के नाम से जानते हैं। तो सारा अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में आप ऑब्स गाइनिक की क्लासेस जरूर अटेंड करें, जो कि केम कैरियर पॉइंट के कैलाश सर पढ़ा रहे हैं, जो कि ऑब्स गाइनिक पढ़ा रहे हैं। वहाँ पर आपको अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में और पूरी जानकारी देंगे, फीटल सर्कुलेशन के बारे में जानकारी देंगे। तो आप ऑब्स गाइनिक की क्लास भी अटेंड करें इसके साथ,
ठीक है, अपन न्यू बॉर्न के अंदर चल रहे थे, एब्डोमेन का असेसमेंट कर रहे थे। एब्डोमेन के अंदर पहला असेसमेंट किया कि किसी तरह का एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट तो नहीं है। फुल फॉर्म लिख लेता हूं, एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट। एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट तो नहीं है यहाँ पर, ये आपको देखना है। अम्बिलिकल कॉर्ड का असेसमेंट करना है, कितनी वेन्स पाई जाती है, कितने आर्टरीज पाई जाती है। तो साहब एक वेन और 2 आर्टरीज यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर। तो वहाँ पर सेकंड आपको असेस करना है इन्फेक्शन का, किसी तरह का पुरुलेंट डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, रेडनेस नहीं हो गई हो, स्वेलिंग नहीं हो गई हो। अगर हो गई हो तो इसका अम्बिलिकल कॉर्ड का इन्फ्लामेशन कहलाता है, और अम्बिलिकल कॉर्ड का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है, आपका ओम्फेलाइटिस कहलाता है। आई बस समझे। तो नेक्स्ट असेसमेंट करना आपको अम्बिलिकल कॉर्ड के बाद असेस या ऑस्कल्टेड। किसका ऑस्कल्टेड करना है आपको यहाँ पर, जो आपकी बावेल साउंड है। किसका असेसमेंट करना है यहाँ पर, या किसकी आवाज सुननी है, बावल साउंड की। अपन ने चेस्ट के अंदर देखा था, चेस्ट के अंदर ब्रेथ साउंड का अपन ने ऑस्कल्टेट किया था। यहाँ पर आपको बावल साउंड का ऑस्कल्टेट करना है। बावल साउंड का ऑस्कल्टेट क्यों किया जाता है, क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आए हैं या फिर नहीं आए, उसका असेसमेंट किया जाता है। और बावल साउंड तभी जनरेट होती है जब पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट अक्यर होते हैं तब। तो इसीलिए अपने को बाउल साउंड का असेसमेंट करना होता है। बाउल साउंड का असेसमेंट करने के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है अपना स्टेथोस्कोप। ठीक है, बाउल साउंड को सुनना कहाँ से है, ऑस्कल्टेट कहाँ से करना है, कहाँ पर उसकी लोकेशन होनी चाहिए। तो यहाँ आपको मैं क्लियरली बता देता हूँ बाउल साउंड की लोकेशन के बारे में। ये आपका डायफ्राम है, ये आपका पेल्विक रीजन है, उसके बीच में सारा आपका एब्डोमेन आता है, यू नो वेरी वेल। इसके अपने को 4 रीजन के अंदर आपको डिवाइडेशन कर देना है। पहला राइट अपर, सेकेंड राइट लोअर, लेफ्ट अपर, लेफ्ट लोअर। जस्ट सिंपली आपको 4 भागों में डिस्क्राइब कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट कहाँ पर आपको स्टेथोस्कोप का डायफ्राम रखना है, या फिर चारों में रखना है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर जगह पे ऑस्कल्टेट करना है। तो यहाँ पर हर एक ऑर्गन के ऊपर या फिर हर एक आपके डिवाइडेशन के ऊपर यहाँ आपको रखना होता है। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से की जाती है, तो आपकी राइट लोअर से स्टार्ट करो, राइट अपर के ऊपर रखो, देन लेफ्ट अपर के ऊपर, देन लेफ्ट लोअर के ऊपर, सिक्वेंशियली आपका स्टेथोस्कोप रख के उसकी बावल साउंड को आपको सुनना होता है। यह आपका ऑस्कल्टेशन के थ्रू आपका ये एग्जामिनेशन आप कंप्लीट करने वाले हो। और नॉर्मल डिलीवरी के बाद अप्रोक्सीमेटली 1 आवर्स के बाद आपकी वोवेल साउंड सुननी स्टार्ट हो जाती है। तो कितने, अगर क्वेश्चन आ जाए कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद कितने टाइम के बाद आपकी ऑस्कल्टेट या फिर बावल साउंड सुनने को मिल जाती है, तो 1 घंटे के बाद आपकी बावल साउंड देखने को या सुनने को मिल जाती है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर बाउल साउंड का एग्जामिनेशन कर देना है। ठीक है, बाउल साउंड का एग्जामिनेशन करने के बाद आपको नेक्स्ट किसका असेसमेंट करना होता है, तो असेस या फिर पासेज म्यूकोनियम। किसका असेसमेंट करना होता है कि न्यूबॉर्न बेबी ने म्यूकोनियम को पास किया है या फिर नहीं किया है। आमतौर पे म्यूकोनियम विद इन या फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर पास हो जाना चाहिए। ठीक है, म्यूकोनियम क्या कहलाता है, म्यूकोनियम मतलब फर्स्ट स्टूल पासेज, फर्स्ट स्टूल पास बाय न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न का फर्स्ट स्टूल ही क्या कहलाता है, आपका म्यूकोनियम कहलाता है, जो कि 24 घंटों के अंदर आपका वहां पर पास हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसका भी असेसमेंट करना होता है। म्यूकोनियम का कर लो तो साथ में यूरिन का भी कर ले तो ठीक है, यूरिन का करना अपने को, यूरिन भी फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर पास हो जाना
चाहिए, मतलब बच्चा जन्म लेता है उसके विद इन 24 घंटों के अंदर यूरिन भी पास हो जाना चाहिए, म्यूकोनियम भी पास हो जाना चाहिए। ठीक है, आपको इन दोनों चीज़ों का असेसमेंट यहाँ पर करना होता है। ठीक है, एब्डोमेन का आपने असेसमेंट कर लिया। एब्डोमेन का असेसमेंट करने के बाद नेक्स्ट किसका असेसमेंट आप करने वाले हो, कौन से ऑर्गन की तरफ जाएं अपन, तो चले जाते हैं अपन जेनाइटल ऑर्गन्स के बारे में। किस ऑर्गन के बारे में चले जाए अपन कि जेनाइटल ऑर्गन, जेनाइटल ऑर्गन्स के बारे में। जेनाइटल एरियाज के बारे में एग्जामिनेशन कर लो, चाहे आप जेनाइटल ऑर्गन के बारे में आप असेसमेंट कर लो। तो जेनाइटल एरिया या जेनाइटल ऑर्गन के बारे में करेंगे तो अपन डिफरेंशिएट कर लेंगे मेल के अंदर और फीमेल के अंदर। तो पहले देख लेते हैं, अगर एक मेल न्यूबॉर्न है, एक बच्चा है जो मेल है, उसके अंदर अपन क्या जेनाइटल असेसमेंट करेंगे। तो पहला आपको असेसमेंट करना होता है किसका, जो आपका स्क्रोटम होता है, और स्क्रोटम के अंदर क्या पाए जाते हैं, यू नो वेरी वेल, टेस्टिस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, टेस्टिस पाए जाते हैं। आमतौर पे एट अ बर्थ के समय ये सारे टेस्टिस स्क्रोटम में प्रेजेंट होने चाहिए। नॉर्मली होता क्या है, जब फीटल डेवलपमेंट होता है तो इन टेस्टिस का डेवलपमेंट कहाँ पर होता है, आपकी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। कहाँ पर इसका डेवलपमेंट होता है टेस्टिस का, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। यह इंग्वाइनल, ये एब्डोमन है, यहाँ पर मान लो आपका, ये आपका एब्डोमन है, ये आपके टेस्टिस या स्क्रोटम मान लो, ये आपके टेस्टिस है। क्या है, टेस्टिस है। और ये वाला आपका पोर्शन है पूरा एब्डोमिनल पोर्शन है। जब एब्डोमन के अंदर जब फीटल डेवलपमेंट होता है तब इन टेस्टिस का डेवलपमेंट कहाँ पर होता है, एब्डोमन कैविटी के अंदर। धीरे धीरे 28 वीक के बाद यह आमतौर पे यहाँ पर इंग्वाइनल कैनाल होती है, इस इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू होते हुए एट बर्थ यह टेस्टिस कहाँ पर आ जाते हैं, आपके स्क्रोटम के अंदर आ जाते हैं। यह चेक करना अपने को, स्क्रोटम एब्डोमन से यहाँ स्क्रोटम में आए या फिर नहीं आए। अगर आ गए तो ओके, नहीं आए तो एक यहाँ पर डिजीज कंडीशन डेवलप होती है, इसको अपन बोलते हैं क्रिप्टोचिडिज्म, क्रिप्टोकाइडिज्म। क्या बोलते हैं अपन, क्रिप्टोकिडिज्म बोलते हैं। यहाँ पर क्रिप्टोचिडिज्म का मतलब होता है कि अनडिसेंड टेस्टिस, अनडिसेंडेड टेस्टिस, टेस्टिस का स्क्रोटम में नहीं आ पाना क्रिप्टोचिडिज्म कहलाता है। ठीक है, पूरी डिजीज कंडीशन अपन फर्दर जो अपनी डिजीज पोर्शन आएगा तो वहाँ पर इसका क्लासीफाई पूरा कर लेंगे, कैसे होता है, किन कारणों से होता है, क्या इसका ट्रीटमेंट मोडालिटी से। ठीक है, यहाँ पर आपको पहला असेसमेंट करना है किसी तरह का क्रिप्टोचिडिज्म वाली समस्या है, से बच्चा जूझ रहा है या फिर नहीं जूझ रहा है। इसका असेसमेंट करने के बाद आपको किसका असेसमेंट करना है, तो आपको वहाँ पर स्क्रोटम को देखना है। पहला आपने देख लिया टेस्टिस मौजूद है या फिर नहीं मौजूद है, उसके बाद जो ये स्क्रोटम होता है स्लाइटली आपको इनलार्ज देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि एक नॉर्मल कंडीशन है। तो स्क्रोटम स्लाइटली इनलार्ज्ड, स्लाइटली इनलार्ज्ड देखने को आपको मिलता है। यह आपने देख लिया। यह देखने के बाद आपको नेक्स्ट असेसमेंट करना होता है किसका, किसी भी तरह के वहाँ पर फिमोसिस की कंडीशन तो नहीं है, पैराफिमोसिस की कंडीशन तो नहीं है। उसके बाद वहाँ पर यूरेथ्रल ओपनिंग क्या नॉर्मल टॉप ऑफ गाल्स पेनिस के ऊपर है या फिर नहीं है, जिस कंडीशन को अपन आगे डील करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्रिप्टोचिडिज्म का आपने कर लिया एग्जामिनेशन। उसके बाद आप असेसमेंट करने वाले हो किस चीज़ का, फिमोसिस का। फिमोसिस का एग्जाम असेसमेंट करोगे। फिमोसिस के बाद पैराफिमोसिस का असेसमेंट करोगे। पैराफिमोसिस के असेसमेंट करने के बाद आप असेसमेंट करने वाले हो यहाँ पर किसका, एपिस्पीडियासिस का, एपिस्पीडियासिस का। और दूसरा असेसमेंट करने वाले हो आप हाइपोस्पीडियासिस का। ये चार कंडीशन का आपको असेसमेंट करना होता है। क्या होती है फिमोसिस, क्या होती है पैराफिमोसिस। तो फिमोसिस का मतलब क्या होता है कि जब जो गाल्स पेनिस के ऊपर जो फोर स्किन होती है,
ठीक है। जो फोर स्किन होती है, जो फोर स्किन क्या होती है, रिवर्ट बैक नहीं आ पाती है, मतलब बैकवर्ड मूवमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। फिमोसिस का मतलब बैकवर्ड मूव नहीं हो पाता है, ठीक है। फिमोसिस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि वहां पर फोर स्किन बैकवर्ड नहीं हो पाती, बैकवर्ड मूवमेंट फॉर स्किन इज नॉट बैकवर्ड मूव, ठीक है। जो फोर स्किन होती है, पेनिस की फोर स्किन होती है, वो आपकी बैकवर्ड मूव नहीं कर पाती है, जबकि पैराफिमोसिस क्या होती है, इसके जस्ट अपोजिट चलती है, मतलब फोर स्किन इज नॉट फॉरवर्डेड, ठीक है। दोनों आमतौर पे एक दूसरे की अपोजिट होती है। जब ये पेनिस की होती है, जो फोर स्किन होती है, तो क्या होती है फिमोसिस के अंदर यहाँ का बैकवर्ड मूवमेंट नहीं आ पाता है, जबकि पैराफिमोसिस के अंदर क्या होता है, बैकवर्ड तो आ जाती है लेकिन वह आगे नहीं आ पाती है, ठीक है। तो इसमें बेस्ट ऑफ सर्जरिकल मूवमेंट अपन आगे पढ़ेंगे। तो बेस्ट सर्जरी सर्कमसीजन होती है, वैसे आमतौर पे सर्कमसीजन किया जाता है, लेकिन अगली क्लास के अंदर जब अपन जेनाइटल्स की सारी डिसऑर्डर पढ़ेंगे वहाँ पर दोनों को डिस्क्राइब में पढ़ा देंगे। एपिस्पीडियासिस और हाइपोस्पीडियासिस, यह दोनों का भी असेसमेंट आपको करना होता है। यहाँ पर एपिस्पीडियासिस का मतलब क्या होता है, हाइपोस्पीडियासिस का मतलब क्या होता है। आमतौर पर जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, यूरेथ्रल ओपनिंग आमतौर पे पाई कहाँ जाती है, ये आपका गाल्स पेनिस है, तो टॉप ऑफ गाल्स पेनिस के ऊपर आपकी यूरेथ्रल ओपनिंग आमतौर पे दिखाई देनी चाहिए। लेकिन किस कंडीशन के अंदर, या फिर किसी बीमारी या फिर किसी डेवलपमेंट कंडीशन के अंदर आपके यहाँ पर अगर डोर्सल सरफेस पे ओपनिंग हो रही है, कहाँ पर ओपनिंग हो रही है, डोर्सल सरफेस पे ओपनिंग हो रही है, डोर्सल सरफेस पे ओपनिंग हो रही है किसकी, यूरेथ्रल की ओपनिंग किसकी हो रही है, यहाँ पर यूरेथ्रा की, ठीक है। और हाइपोस्पीडियासिस के अंदर वेंट्रल सरफेस के ऊपर। यह दोनों भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे गए थे। एपिस्पीडियासिस में यूरेथ्रल ओपनिंग कहाँ पर होती है, तो डोर्सल सरफेस पे, और हाइपोस्पीडियासिस में कहाँ पर होती है, तो आपके यहाँ पर वेंट्रल सरफेस पे होती है। तो चार कंडीशन आपको यहाँ पर असेस करने की होती है। यह असेसमेंट करने के बाद आपको नेक्स्ट किसका असेसमेंट करना है, ये तो मेल के अंदर कर लिया, अब फीमेल के अंदर अपन असेसमेंट करने वाले हैं। मेल के अंदर इसका असेसमेंट कर लिया, अब फीमेल जेनाइटल के अंदर अपन असेसमेंट करने वाले हैं। तो फीमेल्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलने वाला, क्या असेस करने वाले हो, तो जो आपकी क्लाइटोरिस होती है, तो स्लाइडली क्या होती है, स्लाइडली इनलार्ज्ड होती है। कैसी होती है, स्लाइडली इनलार्ज देखने को मिलती है। जो आपकी क्लाइटोरिस होती है थोड़ी सी आपकी इनलार्ज होने को मिलती है। उसके बाद आपका जो लेबियास होता है, लेबिया माइनोरा मेजोरा, ये सारी जो लेयर्स होती है वह भी थोड़ी सी स्वेलोन देखने को मिलती है, में भी स्वेलोन, मतलब वह भी थोड़ी बहुत इनलार्ज देखने को आपको मिलने वाली, क्या, लेबिया एंड क्लाइटोरिस आपको नॉर्मली देखने को मिलने वाली है। उसके बाद एक अच्छी टर्म्स यहाँ पर देखने को मिलती है, एक न्यूबॉर्न महिला के अंदर, एक न्यूबॉर्न बच्ची के अंदर आपको सूडो मेंसस आपको देखने को मिलने वाले। सूडो का मतलब क्या होता है, झूठा। मेंसस का मतलब क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल का आना। तो यहाँ पर एक नवजात बेबी के अंदर क्या मेंसस साइकिल देखने को मिलने वाले हैं, तो हाँ, उस मेंसस साइकिल को क्या बोलेंगे अपन, सूडो मेंसस बोलेंगे। और ये क्यों देखने को मिलते हैं, ड्यू टू मैटरनल हार्मोन। यहाँ पर माता के जो हार्मोन्स होते हैं, जो प्लेसेंटा के थ्रू बेबी के अंदर भी आते हैं, उनके ब्लड में भी आते हैं, और मुख्यतया मैटरनल हार्मोन के अंदर भी स्पेशली कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। इस हार्मोन की वजह से उस बेबी के अंदर सूडो मेंसस देखने को मिलेंगे। मतलब आप उसकी वेजाइनली एग्जामिनेशन करने वाले हो तो आपको रेड स्पॉट नजर आएगा, रेड स्पॉट
ब्लीडिंग नज़र आएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ कोई डिसऑर्डर नहीं समझना है, ना यहाँ पर किसी तरह की डिजीज कंडीशन समझनी है। डेट इज़ योर नॉर्मल कंडीशन, जो कि आपके कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली वहाँ से हट जाएगी। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर एक फीमेल के अंदर असेसमेंट करना होता है। आई बात समझ में। क्लाइटोरिस देखना स्लाइटली इनलार्ज मिलेगी, लेबिया देखना थोड़ा बहुत वो भी इनलार्ज मिलेगा। सूडोमेंसेस देखने को मिलते हैं। सूडोमेंसेस का मुख्यतः कारण क्या है? मैटरनल हार्मोन होता है। मैटरनल हार्मोन में भी अगर नाम की बात करें तो स्पेशली एस्ट्रोजन की प्रेजेंस की वजह से उसको सूडोमेंसेस की कंडीशन देखने को मिलने वाली है। तो आई होप सो आपको यह असेसमेंट समझ में आया होगा। आज अपन ने देखा कौन कौन सा असेसमेंट, जेनाइटल ऑर्गन का असेसमेंट, एब्डोमिनल कैविटी का असेसमेंट और चेस्ट का असेसमेंट। 3 तरह के फिजिकल एग्जामिनेशन देके 3 तरह का अपन ने ऑर्गन्स का या 3 तरह की कैविटीज़ का अपन ने यहाँ पर असेसमेंट किया। नेक्स्ट असेसमेंट अपना रह जाएगा आपका एक्सट्रीमिटीज़ का, और आपके सारे एक्सट्रीमिटीज़ का असेसमेंट अपन फर्दर क्लास के अंदर उसको पूरा क्लासीफाई कर देंगे। उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा वो चालू करने वाले हैं। तो आई होप सो कि आपको ये फिजिकल एग्जामिनेशन समझ में आ रहे होंगे। तो इस चैनल के अंदर आप सारे वीडियोस देखें, बहुत अच्छा कंटेंट आपको दिया जा रहा है। और एक गारंटी हम लेते हैं, हम दावा करते हैं कि जो हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, जो हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये हमारा KM एकेडमी का दावा है। तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें। यह कंटेंट बहुत ऑथेंटिकल कंटेंट है, बहुत मेहनत से बनाया गया कंटेंट है। इसको पूरा देखें। थैंक्स टू ऑल, थैंक यू।